हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है अध्ययन ज्योति ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। सबसे पहले ढेर सारा ईद मुबारक आप सभी इंडियन को और मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं सबको ईद की मुबारक। आप अच्छे से मनाइए और आपस में भाईचारा बनाइए। इसके बाद हम शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा गया और 5 नंबर में 7 नंबर में। तो आप तो इसको कंप्लीट अच्छे से कर ही लो ताकि सही रहेगा। इससे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। बिल्कुल, मुझसे नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है। लोग कुछ नहीं कहेगा, लोग का काम ही होता है बोलना। मेरा मूड नहीं है, ये भी नहीं सोचना है। मेरी किस्मत खराब है, नहीं भाई, किस्मत तुम्हारे हाथ में है ना। मान लो खाना बना के रख दे कोई, और तुम्हें खाना है, तुम्हें जाना होगा ना खाना के पास, तब ना खाओगे। बिना मेहनत से खाना भी मुंह में नहीं जाता है। तुम्हें दाल चावल को मिला करके फिर मुंह में डालना होता है, फिर मुंह चलाना पड़ता है, तब फिर घोंटना होता है। सोच लो, कहोगे मेरा किस्मत खराब है, खाना नहीं मिल रहा, कोई खाना खिला देता है। मेरे पास समय नहीं, इसको तो बिल्कुल मत सोचना कि मेरे पास समय नहीं। समय लोगों के पास बहुत ज्यादा है, बस वो गतिमान है। उसको तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, है ना। इस बात पर ध्यान देना कि जितने समय को यूटिलाइज करना सीख लिया कि समय का कैसे हमें यूटिलाइज करना है, किस समय में कौन सा काम करना है, दैट्स अ ग्रेट पर्सन। समझ गए ना। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरा किस्मत खराब है, ये सब नहीं सोचना है, डायरेक्ट पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। चलो हम बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो बहुत ही आसान है ये। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, हम एक फिगर बना रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, ये एक कंटेनर है। एकदम अच्छे से समझा करो इस बात को। इसमें तुम क्या करो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रख दो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर ले रहा है इस तरीके से। तुम्हें दिखेगा ही नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दूसरा कलर लेना। चलो ये कलर ले लेते हैं, अब तुम्हें दिख जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये मैंने भर दिया, है ना। अब सपोज कर लो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा है क्या, ZnSO4 का बिलियन है। इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसका मतलब है कि ZnSO4 का जो सॉल्यूशन होगा वो टूटेगा जिंक +2 एक्वस आयन में और +SO4 - 2 में। कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 का। तो n बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। अब इसमें क्या करो तुम, इलेक्ट्रोड को रख दो। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो सिंपल मेटल का रॉड होता है जिसको हम धारा प्रवाहित होने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोड को आप इस बिलियन के अंदर आप क्या करते हैं, सिंक करके रख देते हैं इस तरीका से। देखो ये हमारा इलेक्ट्रोड है। एक और इलेक्ट्रोड होगा इस तरीका से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही में होंगे। इसको भी ऐसे करके आप रख दीजिए और दोनों को आप कनेक्ट कर दो। एक वायर से आप कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होता है इसमें, कैथोड निगेटिव होता है। ये हमारा कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, इनोड है। तो होता ये है स्टूडेंट, इसमें से एक गलना शुरू कर देता है, एक बिलियन में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, और दूसरा इसी बिलियन से इस पे जमा होना शुरू हो जाता है, इस पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब कितना इसमें डिपॉजिट हुआ, ठीक है, कितना इलेक्ट्रोड, कितना पदार्थ इस पे जमा होगा, कितना जमा होगा, डिपॉजिट होगा, ये कैसे हमें पता चलेगा, या कितना इसमें से बिलियन में गया, ये कैसे पता चलेगा। तो इसी चीज को बताने के लिए कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड पे कितना ज्यादा पदार्थ की मात्रा जमा होता है, इसको बताया था फैराडे ने। तो फैराडे का 2 नियम। एक तो अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, एक ही है ना ये सेल, एक ही सेल है। ऐसे ऐसे और भी सेल जुड़ सकते हैं इस तरीका से, और भी जोड़ दो, है ना, इधर से भी जुड़ सकता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर जुटा होगा आपस में, तो कितनी इलेक्ट्रोड पे मतलब पदार्थ की मात्रा जमा होगी, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, कुछ भी पदार्थ कितना जमा होगा, इसी चीज को बताता है कौन, फैराडे का नियम। बहुत सिंपल है। तो देखो फैराडे का जो
इलेक्ट्रोलाइसिस नियम है वो 2 है। इसमें हम सब बात करने वाले हैं, पहले रूल्स को पढ़ेंगे, नियम क्या कहता है, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहला नियम जो है इसमें अच्छे से पढ़ के जाना, अगर सीओसीटी देने जाओ तो अच्छे से देख ही लो, क्वेश्चंस आने हैं तो आना तय है, बिल्कुल सल्यूटेड रहता है ये सबसे क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैराडे का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, क्योंकि इसमें टोटल 2 नियम। अब देखो होता ये है, एक हम कंटेनर बना लेते हैं अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तुम नोट कर दो। ये बिलियन बना लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड रख दो इसके अंदर, ये इलेक्ट्रोड रख दिए, एक और इलेक्ट्रोड आएगा, 2 आता है, एनोड और कैथोड, तब तो धारा प्रवाह होगा ना। अब दोनों को क्या करो, एक वायर से कनेक्ट कर दो आप, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां से पदार्थ जमा होगा और यहां से पदार्थ गलेगा, ये एनोड है और ये क्या हो गया स्टूडेंट, कैथोड हो गया, ठीक। अब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, कैसे धारा प्रवाह होता है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ substance, the amount of substance deposited on electrode is directly proportional to the magnitude of charge flow, ठीक है। मतलब क्या कहता है ये नियम, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, जितना अमाउंट इस पे जमा हो रहा है वो कितना जमा होगा, द सब्सटेंस जो होगा डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो। जितना इससे चार्ज फ्लो होगा ना, जितना चार्ज फ्लो करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, पदार्थ जमा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दैट इज W समानुपाती Q, Q होता है चार्ज फ्लो, मतलब W बराबर हम लिख सकते हैं जेड क्यू, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं W बराबर जेड आई टी, यहां पर Q बराबर होता है क्या, I गुने T, I का मतलब होता है चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड पे समझो, W बराबर हमने क्या लिखा, जेड आई टी, आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कितना करंट तुमने पास किया, टी का मतलब होता है टाइम, और टाइम किसमें, सेकेंड में, और फिर सेकेंड से मिनट चेंज करने आता होगा, और जेड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हो जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसको कहते हैं। मतलब जेड कैसे निकालते हैं, तो जेड बराबर हो जाता है स्टूडेंट, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना, तो केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, ई हो जाएगा। और इसमें आप इलेक्ट्रिक है तो 1 मोल चार्ज कितना पास करेगा, 96,500 कूलम, बस इसी से डिवाइड कर दो। मतलब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट होता है बाय इसका क्या होता है,
मोलर मास इंटू 96,500। एक्चुअली ये 96,487 होता है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट के लिए 96,000 हम क्या करते हैं 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो यही हो गया। तो यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेड। तो हमने अभी पढ़ा है कि जेड डब्ल्यू बराबर क्या होता है, जेड क्यू होता है। तो डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्यू, नहीं डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं जेड। डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं जेड। ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, तो सिंस क्यू बराबर होता है आई टी, जब वेन आई 1 एम्पियर हो और टी क्या हो 1 सेकेंड। When 1 ampere current pass through 1 second in any electrolysis, then amount of substance is called क्या, electrochemical equivalent। वही तो कहेंगे, डिफाइन भी कर सकते हो इसको। तो परिभाषा लिख लेते हैं। When 1 ampere current is passed till कितना 1 second, then deposited substance at electrode is known as electrochemical equivalent। बहुत आसान होता है, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इस हिसाब से हम बना सकते हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा, बहुत सिंपल है ये। इसमें हमने पढ़ा फैराडे का पहला नियम है। ठीक है, फैराडे का पहला नियम क्या होता है, सिंपल, आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उसी के समान अनुपात में इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी। जिसमें जेड आ गया, क्यू जो होता है वो चार्ज कितना समय था, आई हुआ एम्पियर, टी हुआ समय। ठीक है, तो क्यू बराबर आई टी रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर जेड आई टी हो जाएगा। जेड हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको भी हमने डिफाइन कर दिया कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हो तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। सिंपल है। हम थोड़ा सा अब देखो, इसमें जो इक्विवेलेंट आया है जेड बराबर हमने देखा था ना, ई बट्टे क्या आता है 96,500। ये जो है 96,500 जो कूलम्ब है ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो होता है 96,500 कूलम्ब। तो इसको भी स्टूडेंट ध्यान रखना। ठीक है, यही इतना आ जाता है। अब ये कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बस आप बस 96,500 याद रखना। अब ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ई निकालने के लिए तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, इतना करना, जो वैल्यू ई आया है ना इसको निकालने के लिए इसके जगह पे तुम क्या कर दोगे, जो भी सब्सटेंस का द्रव्यमान दिया जाएगा डब्ल्यू वो और उसके मोलर मास में डिवाइड कर देना, ई आ जाएगा और इधर 96,500 से डिवाइड करोगे तो जेड डिफाइन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फटाफट, बहुत आसान होता है। A current of 2.6 एम्पियर इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के विलयन से 2.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है फॉर 6 मिनट। कितने टाइम के लिए, 6 मिनट 20 सेकेंड के लिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिट, कितना कॉपर डिपोजिट होगा, बहुत सिंपल है। देखो आई का मान कितना है 2.6 एम्पियर। पहले जितना डेटा दिया है उसको बाहर करके लिख लो। टाइम कितना दिया हुआ है 6 मिनट 20 सेकेंड। अब टोटल को सेकेंड में बदलोगे, टोटल को मिनट में। तो देखो 6 मिनट को सेकेंड में बदलोगे तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, होता है ना। तो 6 इंटू 60 अब प्लस 20, देखो कितना हो जाएगा 360 प्लस 20 कितना 380 सेकेंड, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है
कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर CuSO4 जो है स्टूडेंट, ये कैसे टूटा होगा, कॉपर +2 और SO4-2, कितनी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, n बराबर 2 होगा, तो 2 लिख देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे नाक में मानसून आ गया है। इसके पीछे भी कहानी है। मेरा एक बहुत ही दोस्त है, फेवरेट दोस्त है, ठीक है, उसने बोला, वो पढ़ रहा था, बोला क्या, जो हम पढ़ने के बाद तुम्हें कॉल करते हैं, ठीक है, और वो उसके चक्कर में हम उसके लिए वेट करते करते हम पढ़ते रह गए। कितने बजे तक, 1 बजे रात तक, 1 बजे रात तक। अब मेरा आदत है जल्दी सोने का, रात में 8-9 बजे तक हम सो जाते हैं एवरीडे, और सुबह में 3-4 बजे उठ जाते हैं। अब उस दोस्त के चक्कर में, मेरा बहुत फेवरेट दोस्त है, यहाँ करीब रहने वाला, लेकिन वो बिजी रहता है थोड़ा सा, है ना, वो कॉल करता है 1 बजे में, बोलता है क्या, जो हाँ अब बताओ। हम बोले भाई अब सर्दी लग गया मुझे, और सर्दी लगवा दिया, वेट करवा दिया, चलो ठीक हो जाएगा 2 दिन में, उसका ये यादगार है। अब सर्दी होता है ना, मुझे बहुत परेशान हो जाते हैं, वो सर्दी पसंद नहीं। n बराबर 2 लिखोगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, ठीक है। अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, हमें क्या निकालना है, कॉपर, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, देखो W बराबर क्या होता है, ZIT, Z का मान कितना रखोगे, E/96, I का मान कितना, सारा का मान रखोगे, E/, होता है कितना, 96,500 गुने I कितना, 2.6 एम्पियर, समय कितना है, 380 सेकेंड, ठीक है। अब E कैसे निकालना है, तो E बराबर होता है कॉपर का वेट, तो निकालना ही है ना, इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास बट्टे इसका क्या करोगे, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो भी बस, तो मोलर मास और बट्टे इसके वैलेंसी से भाग दे दो, तो मोलर मास कितना होता है 63.5, कॉपर का वैलेंसी कितना होगा 2 होगा ना, यहाँ पे 2 का एक्सचेंज है, तो सिंपल कितना 63.5 बाई 2 इंटू 96,500 गुने 2.6 इंटू 380। अब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो W बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके देखना, तो W का मान आ जाएगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, 3.16 ग्राम आ जाता है आंसर, ठीक है। W कॉपर इतना ग्राम जमा होगा, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ करंट ऑफ 6 एम्पियर टू डिपॉजिट 78 ग्राम गोल्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन AuCl4, AuCl4 के विलयन से 6 एम्पियर की धारा कितना समय तक आप प्रवाहित करोगे तो 78 ग्राम गोल्ड आपको प्राप्त होगा। बहुत सिंपल है, कॉपर गोल्ड के लिए कितना दे रखा है, 78 ग्राम, कितना चार्ज बहाना है 6 एम्पियर तक, कितने समय तक, यही तो पता करना है। और देखो गोल्ड जो है, ये जो टूटेगा, गोल्ड पे +4 और 4Cl- आएगा, मतलब n का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब सिंपल फार्मूला लगा दो आप, W बराबर क्या होता है, ZIT, T तो क्या थी करना है, Z का मतलब क्या हुआ, E/NF, N होता है वैलेंसी, F होता है फैराडे, 6 एम्पियर है, गुने T ज्ञात करना है, W दिया हुआ है कितना 78 ग्राम, इसको सॉल्व करो। T का मान गोल्ड का कितना होता है, गोल्ड के लिए होता है कितना 196, ये याद रखना, मोलर मास, तो भाग दोगे ना इसमें, तो यहाँ पर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 196 बट्टे n का मान कितना 4 इंटू 96,500 गुने 6 गुने T। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो सेकेंड में आंसर आएगा, सेकेंड में आंसर आएगा तो T बराबर लगभग आंसर आएगा आपका 19,139.3, ये सेकेंड में आएगा। इसको अगर आपको मिनट में बदलना है तो 60 से भाग दे देना, फिर आपको इसको घंटा में बदलना है, आवर में, तो फिर 60 से भाग दे देना, तो लगभग 5.3 आवर्स आएगा, है ना, 5 घंटे के लगभग आएंगे। हो गया, इसको भी बना लेना आप। अब चलो, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ, क्योंकि ये तो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ पे अलग क्वेश्चन था, हमने देख लिया, तो इसमें एक ही सूत्र होता है, W बराबर क्या होगा,
W बराबर होगा W मोलर मास बटे NF गुने I गुने T। इससे आप बना सकते हो और कुछ भी नहीं। अब ये जो क्वेश्चन था ये जब हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। चलो फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। फैराडे का सेकेंड लॉ, दो ही नियम है। सेकेंड लॉ, ठीक। सेकेंड लॉ में क्या कहता है, ये इक्विवेलेंट वेट से उसको क्या कर दिया है, कंपैरिजन कर दिया है। सिंपल, अगर हम बात करें इस तरीके से, देखो एक कंटेनर ये है, ठीक, फिर दूसरा कंटेनर ले लो, फिर तीसरा कंटेनर ले लो, ऐसे ऐसे और भी कंटेनर हो सकते हैं। सब में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, सब में, ठीक है। टोटल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, भरा हुआ है। उसके बाद क्या करो तुम, सारे में क्या करो, एक एक इलेक्ट्रोड को डाल, इलेक्ट्रोड डाल दे रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको कनेक्ट करने के लिए ऐसे कर देना, फिर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला सब्सटेंस, सबको आप कनेक्ट कर देते हैं। और ये होना चाहिए कि इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ, मतलब श्रेणी कम में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये ए है, बी है, क्या है हमारा, सी है। सब में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें कहा जाता है, ये क्या होता है कि इससे सेम चार्ज प्रवाहित किया जा रहा है, सेम चार्ज, क्या है, सेम चार्ज, जितना है ना सबसे सेम चार्ज। तो जब आप सेम चार्ज इसमें दे रहे हो, तो जो इस पे इलेक्ट्रोड पे, ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा, इस इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ जमा होगा उसके बारे में कहा गया कि वो उसके इक्विवेलेंट वेट के अनुपात में हो, और कुछ नहीं। मतलब ये क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी जमा होगा ना सब्सटेंस, इस इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे, या यहाँ पे भी है, इस इलेक्ट्रोड पे ले लो, यहाँ भी है इलेक्ट्रोड इस पे, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ, इस सारे पे जो जमा होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होंगे। मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ बी का, और ये बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सी का। ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, उसके वेट में हमें डिवाइड करना होता है, उसके इक्विवेलेंट वेट से। इसका मतलब ये हुआ कि हम निकालना चाहे तीनों में, तो फॉर ए के लिए डब्ल्यू ए बाई ई ए करना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू बी डी बी करना पड़ेगा, और डब्ल्यू सी इसी करना। अब जितना जुड़ा रहे, ए बी सी डी 4 5 जितना जुड़ा रहे, सबके लिए ऐसे ही रेशियो में क्या निकाल लेते हैं। तो ये लॉ कहता क्या, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if same charge is passed through two or more electrolytic cell, connected in series, then equivalence of substance
of substance deposited will be same, or the mass of substance deposited will be in the ratio of their equivalent mass. इक्विवेलेंट मास मतलब क्या हुआ, यहाँ पे WA/E, WB/EB और WC/EC इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। मतलब क्या कहता है कि अगर दो या दो से अधिक, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, एक नहीं ज्यादा, दो से ज्यादा अगर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, सीरीज में जुड़ा होगा, और इससे अगर सेम चार्ज प्रवाहित करते हैं, सेम चार्ज आप दे रहे हो सब में, तो सिंपल जो इलेक्ट्रोड पे जमा जो होगा इलेक्ट्रोड की मात्रा, वो क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा, है ना, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। हमने वही लिखा WA/EA, WB/EB, WC/EC। अब इक्विवेलेंट वेट आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये होता है उस सब्सटेंस का मोलर मास बाय उसका n, मतलब वैलेंसी। n क्या होता है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है n फैक्टर, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या दे रहा है। कॉपर रहेगा तो 2 होगा, सिल्वर रहेगा तो 1 होगा, देख लेंगे सोल्यूशन में, बस बहुत आसान होता है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्या करे दोस्त, बहुत सर्दी हो गया, उसके चक्कर में 1 बजे रात तक हमको जगा दिया। 8 बजे सोने वाला इंसान। लाइफ में ना खुश रहना है, खुद से मतलब रखो, खुद से प्यार करो, क्या बोलते हैं उसको, नार्सिसिस्ट बनिए, है ना। लेकिन उतने भी नार्सिसिस्ट नहीं बनिए कि थोड़ा सा दूसरे को साफ भूल जाए, दूसरे से भी प्यार करना है, जो आपको चाह रहा है उससे भी प्यार करना है आपको। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब करंट ऑफ 2 एम्पियर, मेन हमें डाटा को देखना है। ठीक है, कि डाटा क्या देता है, 2 एम्पियर धारा है, आज पास थ्रू सॉल्यूशन, इस बिलियन से पास करवाया गया है और इस बिलियन से, दोनों से पास करवाया गया इन सीरीज में। इफ इतना कॉपर मिल रहा है तुम्हें, देन सिल्वर कितना मिलेगा। जिसको जिसको मैंने राउंड किया है वही है इस क्वेश्चन का पार्ट, और कुछ भी नहीं है इसमें बनाना। देख आंसर कैसे बनाते हैं। कॉपर के लिए कितना दे रखा है वेट, 0.635 ग्राम। हमें निकालना कितना, कॉपर है, और सिल्वर के लिए तो दिया नहीं है, सिल्वर का हमें निकालना है, W सिल्वर निकालना है। उसके बाद कितना धारा प्रवाहित किया गया है, करंट I का मान कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, इससे भी मतलब नहीं है हमें कितना दिया गया। चलो, हमें क्या मतलब है, कॉपर सिल्वर का हमें क्या मालूम होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए, और वो कैसे टूटता है। तो देखो स्टूडेंट, नाउ कॉपर सल्फेट जो है ये टूटेगा कॉपर +2 में और SO4-2 में। तो यहाँ पर N का मान कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 + 2 - 2 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। सिल्वर नाइट्रेट की बात अगर आप करोगे तो ये सिल्वर प्लस और नाइट्रेट आयन में टूटेगा। तो यहाँ पे N का मान कितना होगा, N होगा, N का मान 1, N का मान 2। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, है ना। फार्मूला क्या लगाओगे तुम, W कॉपर बट्टे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर W सिल्वर बट्टे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, बन गया। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं। अब इसमें कितना दे रखा है, कॉपर के लिए कितना है, 0.635 ग्राम। क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा। कॉपर का मोलर मास कितना होता है, 63.5 बाई कितना करोगे, 2 करोगे, मोलर मास इक्विवेलेंट वेट। सिल्वर का तो निकालना है, WH। सिल्वर का मोलर मास कितना होता है, 107।
इसके n का मान 1 ही होगा, है ना, सिंपल है। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो WAG बराबर क्या लिख सकते हो, तो ये 2 से ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 6.35, जीरो है ना, 0.2 इंटू 0.635, ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और गुने कितना 107, ये 107 यहाँ चला आएगा, बाई कितना 63.5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो WAG का मान हो जाएगा 2.16 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। तो फैराडे का हमने इस लेक्चर में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बहुत अच्छे से कवर किया है। मैंने इस पर आधारित आपको क्वेश्चंस भी बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में भी बता दिया। अब इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और मन लगा करके पढ़िए, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। मैं इस लेक्चर पे इस चैनल पे धीरे धीरे केमिस्ट्री का पूरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है तो हम ऑफलाइन इंडिविजुअल क्लास भी खोलेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में सोचे नहीं है, क्योंकि मेरा एग्जाम वगैरह है, हम भी बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, इसलिए अगर जब भी खोलेंगे हम तो आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं तो वो पढ़ने के बाद मुझे कुछ और नया करने का एनर्जी मिलता है, उम्मीद बनता है, क्योंकि जब आप कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या होता है ना, वो स्लो हो जाता है। इसलिए आप जब कमेंट करते हैं तो पढ़ने के बाद मुझे एक न्यू एनर्जी मिलता है। तो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए आप अच्छे से। जय हिंद।